नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में अलका मैम ने मुझे अपनी फ्रेंड बना लिया और अपनी अविवाहित जिंदगी का रहस्य खोलने का वादा किया। आज आप सुनेंगे मैम का वो जीवन मंत्र, अपने निर्णय को सही सिद्ध कर लेना स्वयं हमारे हाथ में होता है। लेकिन जैसे ही मैम मुझे बताती है कि वो अकेलापन दूर करने के लिए राशील जैसी युवा सखियों को बुलाती हैं, मेरे मन में उठी समलैंगिकता की आशंका पुष्ट होती प्रतीत होती है। मैम का अंतरंग व्यवहार मेरे भीतर भय पैदा करता है। क्या मैं एक धनवान प्रौढ़ महिला के शोषण का शिकार तो नहीं होने वाली हूँ? मेरे मन में संदेह और भय की तलवार लटकी है। क्या अगले निमंत्रण पर मुझे उनके घर जाना चाहिए? और इसी बीच दूसरी कहानी में मैंने जिस मंटू को डराकर भगाया था, वो पैतरा बदलने लगा है। सौम्या को तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन अब वो मुझे यानी अपनी शिक्षिका को ही निर्लजता से छेड़ने लगा है। सुनिए कैसे मंटू ने फलों की तुलना मेरे अंगों से की और कैसे उसकी यह हरकत मुझे जी मिचलाने पर मजबूर कर देती है। डर, संदेह और शोषण का बढ़ता खतरा। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 7, अंतरंगता का डर और अमरूदों की निर्लजता। मैम हंसने लगी हैं। उनकी हंसी से मुझे समझ आया उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया है। तब भी मेरी कठिनाई यही है, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैं अब अपने परिवार के बारे में आपको बताती हूँ। मेरे भी 3 वर्ष बड़े एक भाई हैं। 3 दशक से भी अधिक समय हो गया है। वे अमेरिका चले गए और वहीं सेटल हो गए हैं। उनका विवाह भी वही एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ है। उनके 2 बेटे हैं, उनमें छोटा आपकी उम्र का ही होगा। मैम मूल चर्चा पर वापस आई हैं। मैं उनके आगे बताने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा भी हैं। दोनों के सफल वैवाहिक जीवन को अब 56 वर्ष हो चुके हैं। वे कभी यहाँ मेरे साथ रहते हैं, कभी भैया के पास चले जाते हैं। अभी 15 दिन पहले ही वे भैया के पास गए हैं। अगले 4-5 माह अब वे वहीं रहेंगे। वे खड़ी हुई और टहलने लगी हैं। आपको कभी अकेले रह जाने का पछतावा तो नहीं होता है? अर्थात आपने विवाह नहीं किया, इस बात में भूल तो नहीं लगती है? मुझे जानने की उत्सुकता हुई। जब मैंने विवाह नहीं करना तय किया, तभी से मैंने अपने आप को अति व्यस्त रखने के उपाय कर लिए थे। भैया ने अमेरिका जाने के बाद वहीं इतना कमा लिया कि उन्होंने यहाँ की धन संपत्ति के बारे में कभी कोई बात नहीं की। ऐसे में पापा की पूरी संपत्ति अनायास ही मुझे मिल गई है। मुझे मैम का धनाढ्य होने के बारे में उनका पीढ़ीगत उत्तराधिकार ज्ञात हुआ। पापा की एक्रिलिक इंडस्ट्री में मैं भी उनके साथ काम करने लगी, जिसका मैंने काफी विस्तार किया। और फिर यह स्कूल जिसमें आप पढ़ाती हो, मैंने परोपकार की भावना से आरंभ किया। मैम ने कुछ क्षणों का अंतराल लेते हुए अपनी बात पूरी की। मैम, फिर भी कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि आपका भी कोई जीवन साथी होता? मैं मैम की समलैंगिकता के संदेह में उलझी हुई हूँ। उसको सुझाने के लिए शीघ्र ही कोई क्लू मिल जाए इस यत्न में लगी हुई हूँ। वाणी, वास्तव में मेरी प्रकृति या स्वभाव कुछ ऐसा है कि मैं जो निर्णय कर लेती हूँ उस पर अडिग रहती हूँ। मुझे लगता है अपने निर्णय को सही या गलत सिद्ध कर लेना स्वयं हमारे हाथ में होता है। मुझे इस बारे में सोचने का समय नहीं मिले, इस हेतु मैं स्वयं को कभी स्वच्छंद फ्री रखती ही नहीं हूँ। मैम ने अपने निर्णय को सही करने का मूल मंत्र बताया। उनके कड़क से उत्तर पर मैं असहज हुई। मैम, मैं स्वयं विवाह नहीं करने का निर्णय कर चुकी हूँ। मुझे संदेह होता है कि क्या मैं इस निर्णय को जीवन भर सरलता से निभा भी सकूंगी या नहीं। मैंने अपनी उत्सुकता को औचित्य सिद्ध जस्टिफाई करने का प्रयत्न किया। मेरे स्पष्टीकरण से जैसे मैम आश्वस्त हो गई। वाणी, जिनका लक्ष्य विवाह नहीं होता है, उन्हें इससे कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हुए उस पर काम करना होता है। इससे वो जीवन में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अविवाहित रहने का पछतावा नहीं होता है। समझाते हुए उनके स्वर ने नरमी आई है। जो वे कह रही हैं वही उपाय शायद मैं भी जानती हूँ। जी मैम, मुझे भी लगता है अकेले जीवन व्यतीत करने की यही सही विधि होती है। फिर मैम ने मुझे स्नेह से निहारते हुए कहा, वाणी, इतना करने के बाद भी कभी तो अकेलापन लग सकता है। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। इसे दूर करने के लिए मैंने विश्वासपात्र सखियां बनाई हुई हैं। इनमें से एक राशील तो आपकी तरह युवा है, वह आपसे कुछ ही वर्ष बड़ी है। ये राशील कौन है? मेरे मन में तुरंत प्रश्न उत्पन्न हो गया। कभी कभी मैं राशील को मेरे साथ रहने के लिए बुला लेती हूँ। तब हम अत्यंत अंतरंगता से मिलते साथ रहते हैं। अब से आप भी स्वयं को मेरी सखियों के क्लब में सम्मिलित मान लीजिए। मैम ने मेरे बाजू में बैठते हुए मेरे हाथ अपने हाथ में ले लिए हैं।
मैम का ऐसा कहना करना भीतर ही भीतर मुझे भयाक्रांत कर देने वाला है। मुझे मेरी शंका पुष्ट होती प्रतीत हुई। मुझे लग रहा है मैम के द्वारा आज मुझे निमंत्रित करना उनके तथाकथित कभी कभी लगने वाले अकेलेपन को दूर करने की दृष्टि से हुआ है। चलो वाणी, अब हम भोजन करते हैं। मैम क्लॉक पर दृष्टि डालते हुए खड़ी हो गईं। उन्होंने आत्मीयता से मेरा हाथ थाम लिया। ऐसे ही हम साथ साथ एक अत्यंत बड़े भोजन कक्ष में प्रविष्ट हुए हैं। वहाँ एक बड़ी टेबल है जिस पर 20 लोग एक साथ भोजन कर सकते हैं। टेबल पर अत्यंत महंगी क्रॉकरी, कटलरी एवं डोंगों में कई तरह के व्यंजन सजे हुए हैं जिनकी सुगंध भूख बढ़ा देने वाली है। मैंने वहां सजे स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूर आनंद लिया। उस समय भी बीच बीच में मेरे मन में मैम को लेकर शंका करने वाले विचार आते जाते रहे हैं। भोजन के बाद हम में और थोड़ी देर की चर्चा हुई। मैं जब विदा हुई तब मेरे मन में वहां आते समय की प्रसन्नता का स्थान संदेह और भय ने ले लिया। मुझे लग रहा है उनकी तथाकथित हम अत्यंत अंतरंगता से मिलते साथ रहते हैं वाली स्थिति से मैं आज इसलिए बची हूँ कि आज मैं पहली बार उनके घर गई हूँ। मैं असमंजस दुविधा में हूँ। मैं विचारों में उलझी हुई हूँ। क्या आगे कभी ऐसे निमंत्रण पर उनके घर जाना चाहिए या नहीं? स्पष्ट शब्द में कहें तो मैं घबरा रही हूँ। कहीं मैं एक धनवान प्रौढ़ महिला के शोषण का शिकार तो नहीं होने वाली हूँ। दृश्य परिवर्तन। सौम्या को मंटू से बचाने की योजना अंतर्गत मैं नियमित अंतराल में मंटू की दुकान पर फल खरीदने जाया करती हूँ। ऐसे में जब वो वहां होता तो अन्य ग्राहकों से पहले मुझ पर ध्यान देता और नए आई टोकनियों में से निकालकर मुझे ताजे फल दिया करता। मेरी आदत मोल भाव करते हुए सामग्री क्रय करने की है। फिर भी मंटू जिस रेट पर मुझे अच्छे फल देता उसमें मुझे मोल भाव करने की आवश्यकता नहीं लगती है। मैं इस भ्रम में हूं कि मंटू के मन में बैठा कीड़ा मेरे द्वारा थोड़े से मानसिक दबाव बनाने से निकल गया है। मनोविज्ञान की जानकार होते हुए भी मैंने ये समझने का प्रयास नहीं किया कि किसी भी व्यक्ति को इतनी सरलता से बदलना संभव नहीं होता है। तब हाफ ईयरली एग्जाम संपन्न हुए हैं। इसमें आए परिणाम से मुझे प्रसन्नता हुई। सौम्या ने अब पुनः गणित में पूरे अंक प्राप्त किए हैं। सौम्या, अब तो उस आदमी से आपको कोई परेशानी नहीं है? मैंने सौम्या से एकांत में पूछा। कौन आदमी? फिर जैसे उसे कुछ स्मरण आया हो इस प्रकार से उसने कहा, अच्छा मैम, वो स्कूल गेट तक मेरा पीछा करने वाला। वो तो उस दिन के बाद से मुझे कभी कहीं दिखाई नहीं दिया, सौम्या ने स्मरण करते हुए बताया। नकारात्मक प्रभाव डालने वाली बातों को विस्मृत कर देना अच्छी बात है। इस बार आप 10वीं कक्षा में हैं, इसकी परीक्षा में आप इसी तरह फुल मार्क्स लाना। मैं प्रसन्न हूँ। जी मैम, अवश्य। सौम्या प्रसन्नता से मुस्कुरा रही है। स्पष्ट है अब पुनः वो पहले वाली सौम्या बन गई है। कुछ समय बीत जाने पर जब मंटू ये समझ चुका कि उसने मुझ पर अपना इम्प्रेशन सुधार लिया है तो वो धीरे धीरे पैतरा बदलने लगा। एक दिन मैं कुछ फल लेकर उनके दाम पूछ रही हूँ। मैडम जी, ये अमरूद और ले लीजिए। मुझे लगा मंटू और फल लेने के लिए कह रहा है। नहीं भाई, किसी और दिन ले लूंगी, मुझे अभी इतने ही फल लेने हैं। मैंने 500 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। ले लो मैडम जी, ये अमरूद भी एकदम। फिर उसने शब्दों को चबाते हुए आगे के 2 शब्द थोड़े धीमे स्वर में कहे, आपकी तरह गदराए और ताजे हैं। कहते हुए उसने नोट मेरे हाथ से ले लिया। वो मेरी देह को ऐसे देख रहा है जैसे अमरूदों के आकार की तुलना मेरे अंगों से कर रहा हो। मुझे लेकर उसकी बुरी भावना अनुभव होने से मैं भौचक्की रह गई। मैं अपने कपड़े आवश्यकता नहीं होने पर भी ठीक करने लगी। क्या कहा आपने? फिर से तो कहो। मेरा स्वर कड़क हुआ। मैंने कहा है मैडम जी, ये अमरूद भी एकदम गदराए और ताजे हैं। मंटू निर्लजता से हंस रहा है। इस बार उसने आपकी तरह छोड़कर शेष शब्द दोहराए हैं। मेरे प्रति उसकी भावना ठीक नहीं है, इसमें मुझे थोड़ा भी संदेह नहीं रह गया। मेरी इच्छा हुई कि मैं वे पहले ही तय किए फल भी नहीं लूं। फिर मुझे लगा कि मेरा इस तरह प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। मैंने अन्य ही दाम देकर फल का एनवलप थामा और पलटकर व्यथित सी अपनी स्कूटी पर वापस चल दी। मुझे लग रहा है जैसे उसकी दृष्टि मेरी ही देह पर जमी हुई है और वो मेरे विभिन्न अंगों की तुलना विभिन्न फलों से कर रहा हो। मैंने तभी निश्चय कर लिया, आगे से मैं किसी और दुकान से फल लिया करूंगी। यद्यपि फलों का कोई दोष नहीं, फिर भी मंटू से खरीदे फलों के सेवन की कल्पना से मेरा जी मिचलाता प्रतीत हुआ। थोड़ा आगे चलने पर हनुमान मंदिर है। वहां मैंने क्रय किए गए फल मंदिर के सामने बैठे भिक्षुकों में वितरित कर दिए हैं। इसके 15 दिन बाद की यह घटना है।
मैंने एक नई खुली फलों की दुकान से फल मोल लिए हैं। तत्पश्चात मैं स्कूटी पर अपने घर की ओर चल दी। सड़क पर हेलमेट लगाए हुए एक बाइक सवार मेरी स्कूटी के साथ साथ चलने लगा। इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तब मुझे प्रतीत हुआ जैसे वो मेरी ओर देखते हुए मुझसे कुछ कह रहा है। क्या आप मुझसे कुछ कह रहे हो? सहज ही मैंने पूछ लिया। जेमिनाई की समालोचना और रचनात्मक मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओ, ये प्रेम अनमोल होता है वाणी के एपिसोड 7 का समापन है। यह एपिसोड वाणी के मन में छिपे पूर्वाग्रहों और उसके बाहरी वातावरण में विद्यमान संकटों को प्रकट करता है। एपिसोड 7 की शक्ति और कथा विकास। अलका का अपूर्ण रहस्योद्घाटन। धन और दर्शन। अलका का अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, भाई का अमेरिका में बसना, पैतृक संपत्ति मिलना और जीवन दर्शन, निर्णय को सही सिद्ध करना, बड़े लक्ष्य पर कार्य करना का स्पष्टीकरण उनके चरित्र को दार्शनिक दृढ़ता प्रदान करता है। संध्या का गहराव। अलका का राशील, एक युवा सखी का उल्लेख करना और अत्यंत अंतरंगता से मिलते साथ रहते हैं जैसे शब्द वाणी के समलैंगिकता के संदेह को पुष्ट करते हैं। यह अलका मैम के आशय को अस्पष्ट रखता है, जिससे वाणी की घबराहट और शोषण का भय स्वाभाविक लगता है। ये कथा में एक जटिल मनोवैज्ञानिक द्वंद्व उत्पन्न करता है। मंटू की पुनरावृत्ति। मनोवैज्ञानिक भूल। मनोविज्ञान की जानकार होते हुए भी वाणी का यह मान लेना कि मानसिक दबाव से व्यक्ति सरलता से बदल जाता है, उसकी अज्ञानता को प्रकट करता है। निर्लजता का प्रदर्शन। मंटू द्वारा आपकी तरह गदराए अमरूद वाली टिप्पणी और वाणी के अंगों की तुलना करना निर्लजता की पराकाष्ठा है। ये दृश्य भारत में महिलाओं द्वारा अनुभव किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के यथार्थ को स्पष्ट करता है। नवीन संकट। एपिसोड का अंत एक नए मोटरसाइकिल सवार के प्रवेश पर होता है जो वाणी का पीछा कर रहा है। यह मंटू की घटना से उत्पन्न बाह्य संकट को तीव्र करता है, जिससे श्रोताओं में तत्काल चिंता उत्पन्न होती है। यह एपिसोड सिद्ध करता है कि वाणी को अंतरंग संबंधों और बाह्य सुरक्षा दोनों मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। अलका से बात करते हुए संशय के क्षणों में स्वर में अविश्वास और भीतरी भय की सिहरन होनी चाहिए। अंतिम भाग में घबराहट स्पष्ट हो। मंटू से संवाद। मंटू के अपमानजनक शब्दों के बाद वाणी की आंतरिक चिंता और घृणा उसके स्वर में जी मिचलाने के भाव के साथ आनी चाहिए। पात्रों का स्वर। अलका भाटिया। दार्शनिक उत्तर देते समय स्वर शांत और दृढ़ हो। अंतरंगता। शब्द बोलते समय स्वर स्नेहपूर्ण किंतु अस्पष्ट होना चाहिए ताकि संदेह को बल मिल सके। मंटू। अमरूद वाली टिप्पणी देते समय स्वर मजाकिया और अत्यधिक नीचा, क्रूड हो जो उसकी निर्लजता को प्रकट करे। संगीत। अलका का भय समलैंगिकता के विचार पर और शोषण के भय पर। बैकग्राउंड म्यूजिक में असहजता और अस्पष्ट तनाव की ध्वनि हो। मंटू का उत्पीड़न। मंटू की टिप्पणी के बाद संगीत में घबराहट और खतरा की ध्वनि आनी चाहिए। मोटरसाइकिल सवार के प्रवेश पर बीजीएम तीव्र और आगामी संकट को प्रकट करने वाला हो। एपिसोड 7 समाप्त।